दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/radio उड़ान, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/radio उड़ान, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं, और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। लोकोमोटर विकलांगता वाले लोगों के लिए MNC में नौकरी पाने का मौका। 100 साल पूरे होने पर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में व्हीलचेयर से चलने के लिए किया गया मार्ग प्रशस्त। मद्रास हाईकोर्ट ने दृष्टिबाधित लोगों को निर्णय प्रतियां प्रदान करने के लिए कोर्ट में ही स्थापित किया है ब्रेल प्रिंटर। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECGC में रिक्ति की घोषणा। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत के पहले प्रो साइकिल मैकेनिक प्रमाणित कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा। सभी बाधाओं को पार करने के बाद हो रही है भारत के पहले एकीकृत स्पाइनल पुनर्वास केंद्र की शुरुआत। सामाजिक कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों ने की ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के माता पिता से स्टेम सेल थेरेपी का भरोसा न करने की अपील। तो न्यूज़ हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वाह, ये बच्चा कितनी अच्छी फ्लूट बजाता है। कितना सुरीला बजा रहा है। मेरा नाम है सिंचन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ, और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सारे इसे मिलकर सुनिएगा, क्योंकि मैं भी इसे सुनता हूँ। ये सिंचन कहाँ से आ गया? जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और सबको घुमा दो। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं, और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आरजे गौरी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस न्यूज एंड अपडेट प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों, हेडलाइंस हो चुकी है, अब वक्त है खबरें विस्तार से सुनने का। चलिए मुड़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की तरफ। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत के पहले प्रो साइकिल मैकेनिक प्रमाणित कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा। फ्रेंड्स, विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत के पहले प्रो साइकिल मैकेनिक प्रमाणित कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की गई है। देश भर में साइकिल चालकों की संख्या में वृद्धि और अच्छे प्रशिक्षित पेशेवर यांत्रिकी की कमी को देखते हुए ये व्यावसायिक कौशल कार्यक्रम विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरी का एक बड़ा अवसर लेकर आया है। फ्रेंड्स, इस अवसर का अतिरिक्त लाभ ये है कि रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की प्रगति से ये करियर कभी प्रभावित नहीं होगा। इसके अलावा इसके लिए उन्नत शैक्षिक योग्यता तथा अंग्रेजी भाषा या कंप्यूटर कौशल की दक्षता की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार ये कार्यक्रम विकलांगता समुदाय के सबसे वंचित समूहों के लिए भी सुलभ है। आयोजकों ने बताया है कि उनके पहले बैच में 4 कम दृष्टि वाले और 1 नेत्रहीन उम्मीदवार है और वे इस कार्यक्रम में एक उज्जवल भविष्य के साथ संपन्न हो रहे हैं। इस जॉन बॉनेट प्रमाणित पाठ्यक्रम को भारत में लाने और ABBF के साथ सहयोग करने के लिए ट्रेनिंग पार्टनर साइमोर साइकिलिंग कंपनी अनिकेत महाशब्दे की सराहना की गई है। रेडियो उड़ान के सभी दोस्तों से अनुरोध है कि कृपया वे इस जानकारी को अधिक से अधिक साझा करें और अधिक से अधिक उम्मीदवारों को इसका लाभ सुनिश्चित करें। दोस्तों, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजकों की सहायता करने के लिए www.abbf.in/donate पर आप दान कर सकते हैं। यथाशक्ति इस वेबसाइट पर दान करके सात्विक उद्देश्य का समर्थन करें। इच्छुक CSR लोग कृपया 9890993825 पर संपर्क करें। विकलांग व्यक्तियों के लिए संवैधानिक मान्यता की आवश्यकता पर फेमस ब्लॉगर शौर्य सूद ने लिखा एक ब्लॉग जिसे पब्लिश किया गया है राइजिंग इंडिया प्लेटफॉर्म पर। इस ब्लॉग में शौर्य सूद ने कहा है, संविधान समाज के विवेक का भंडार है। हम एक समाज के रूप में कैसे विकसित होते हैं, यह संविधान द्वारा समाज के सबसे मूल्यवान वर्गों को प्रदान किए गए अधिकारों पर निर्भर करता है। वर्तमान में संविधान में स्पष्ट रूप से विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को कोई मान्यता नहीं दी गई है, जो कि एक भयावह स्थिति है। शौर्य सूद आगे बताते हैं, विकलांग व्यक्तियों में भारतीय आबादी का 2.2% हिस्सा शामिल है। फिर भी हम संविधान के दायरे से बाहर है। संविधान की मान्यता हमारे लिए देश के किसी भी अन्य नागरिक की तरह पूर्ण और समान अधिकार रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए गरिमापूर्ण जीवन जीना महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि विकलांग व्यक्तियों को एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जिसमें हमें पूरी क्षमता तक पहुंचने का समान अवसर मिले, राज्य को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाना जरूरी है। दुर्भाग्य से भारत में विकलांग व्यक्तियों को जीवन के हर कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो सार्वजनिक स्थानों से ही शुरू हो जाता है। ये स्थान केवल सक्षम निकायों के रोजगार के लिए होते हैं, जो व्यक्ति की अक्षमता के कारण किसी भी वक्त व्यक्ति को नौकरी के अयोग्य घोषित करना चाहते हैं। आगे शौर्य सूद इसके बारे में अनुच्छेद 15 भाग 2 के उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि वर्तमान में अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। इसमें विकलांगता को एक आधार के रूप में शामिल नहीं किया गया है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब जरूरत है अनुच्छेद 15 के दायरे को विस्तारित करने की, ताकि विकलांगता को इसके दायरे में शामिल किया जा सके। इससे विकलांग व्यक्तियों के लिए एक समावेशी वातावरण बनाने में, राज्य को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाने में मदद मिलेगी। इससे विकलांग व्यक्तियों को भी अदालतों में न्याय का सहारा लेने में मदद मिल सकेगी। इसके अलावा ये विकलांग व्यक्तियों के लिए एक समावेशी माहौल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि ये विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में मदद करेगा। ये भारत में विकलांगता को देखने के तरीके में भी बदलाव ला सकता है।
हमारे समाज में विकलांगता को चिकित्सा मॉडल के रूप में देखा जाता है, जो विकलांगता को एक चिकित्सीय स्थिति के रूप में देखता है, जिसके आधार पर एक व्यक्ति को नौकरी के लिए उपयुक्त या अयोग्य माना जा सकता है, जबकि सामाजिक मॉडल विकलांगों को समाज और राज्य पर रखता है। शौर्य सूद आगे कहते हैं कि भारत का संविधान विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य और समाज से न्याय का सहारा लेने की एकमात्र आशा है। भारत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का भी एक हस्ताक्षर करता है, जो विकलांग व्यक्तियों को पूर्ण और समान अधिकार रखने वाले लोगों के लिए दान की वस्तुओं के रूप में देखने से दूर जाने का प्रयास करता है और सूचित निर्णय ले सकता है। फिर भारत के संविधान में विकलांग व्यक्तियों को मान्यता देने से भारत संविधान क्यों रोकता है? दुर्भाग्य से हमें भारत में हैंडीकैप्ड या दिव्यांग आदि शब्दों का उपयोग करके विकलांगता को एक व्यंजना के रूप में दिखाया जाता है। ये शब्द विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाले वास्तविक मुद्दों को हल नहीं करते हैं। हमें अपने प्रयासों को सही दिशा में रखने की जरूरत है और विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है। आखिर में शौर्य सूद कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस विश्व विकलांगता दिवस पर विकलांग व्यक्तियों के लिए चीजें बेहतर होंगी। सभी बाधाओं को पार करने के बाद हो रही है भारत के पहले एकीकृत स्पाइनल पुनर्वास केंद्र की शुरुआत। दोस्तों, इंस्पायर भारत का पहला एकीकृत स्पाइनल पुनर्वास केंद्र है। ये तिरुवन्नमलई तमिलनाडु में 20,000 स्क्वायर फीट की एक सुविधा है। ये उन लोगों के लिए व्यक्तिगत समग्र उपचार कार्यक्रम प्रदान करेगा जिन्होंने रीढ़ की हड्डी पर चोट खाने की वजह से जीवन को बदलने का अनुभव किया है और पक्षाघात के साथ जीवन का सामना कर रहे हैं। ये धर्मार्थ केंद्र महिलाओं, बच्चों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की सर्वोत्तम संभव शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपचार प्रणाली भी प्रदान करेगा। सोल फ्री का ये केयर सेंटर इंस्पायर बेहतर चिकित्सा, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार, खेल और सामाजिक पुनः एकीकरण सुनिश्चित करने में आपकी मदद कर सकता है। आप सोल फ्री की वेबसाइट पर जाकर अपना योगदान तथा समर्थन भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं इंस्पायर प्रोग्राम को बनाने वाली और सोल फ्री की होल एंड सोल तथा सह संस्थापक प्रीति श्रीनिवासन के बारे में। प्रीति श्रीनिवासन अपनी मां श्रीमती विजयलक्ष्मी श्रीनिवासन के साथ सोल फ्री की सह संस्थापक है। राष्ट्रीय स्तर की तैराक और राज्य स्तर की क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में पली बढ़ी प्रीति श्रीनिवासन का भारत के पुदुचेरी में एक अजीबोगरीब एक्सीडेंट हो गया था। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से पहले वे एक उज्जवल युवा छात्रा और खिलाड़ी थी। अचानक हुए भयानक हादसे के बाद 14 साल से अधिक समय से व्हीलचेयर तक सीमित रहने वाले व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह से खो दी थी। अपनी रीढ़ की हड्डी पर चोट खाने के बाद वे क्वाड्राप्लेजिक हो गई थी। वे अपने परिवार के साथ प्यार तथा सहारा पाकर संतुलन की स्थिति में पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें सख्त दिल दहला देने वाली परिस्थितियों के बावजूद भी मुस्कुराने की वजह मिल गई थी। प्रीति बताती हैं कि वे ऐसी 2 पैराप्लेजिक लड़कियों को जानती थी जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तभी प्रीति ने ठान लिया था कि वे अपने जैसे लोगों की मदद करेंगी और अब किसी भी पैराप्लेजिक को आत्महत्या का शिकार नहीं होने देंगी। उनके जीवन को उम्मीद से भरने के लिए वे खुद सदा कार्यरत रहेंगी। सभी बाधाओं के खिलाफ वर्षों के प्रयास के बाद सोल फ्री इंस्पायर सेंटर का उद्घाटन 3 दिसंबर 2021 को सुबह 10 बजे तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों ने की ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के माता-पिता से स्टेम सेल थेरेपी का भरोसा न करने की अपील। फ्रेंड्स, शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों ने ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के माता-पिता से स्टेम सेल का उपयोग करके स्थिति को ठीक करने के वादों पर भरोसा न करने की अपील की है। फ्रेंड्स, ये बेहद चिंताजनक बात है। भारत में कई केंद्र और क्लिनिक
ऑटिज्म के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी को बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ परिवारों को ये दावा करके लालच देते हैं कि वो ऑटिज्म का इलाज कर रहे हैं और इस इलाज के लिए अत्यधिक शुल्क भी लिया जाता है। दोस्तों, ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए यश चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक प्रेस नोट रिलीज किया है जिसमें कहा गया है कि पूरे देश में ऐसे मेडिकल केंद्रों या क्लिनिकों में खतरनाक वृद्धि के बारे में वे चिंतित हैं। स्टेम सेल थेरेपी को इलाज या ऑटिज्म के लिए प्रभावी उपचार के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि वास्तव में आत्मकेंद्रिता के लिए स्टेम सेल अनुसंधान अभी भी प्रारंभिक चरण में है और इसे ऑटिज्म के लिए चिकित्सा या उपचार के रूप में चिकित्सीय रूप से अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा ऐसे केंद्र और क्लिनिक अत्यधिक शुल्क भी लेते हैं। परिवारों को वित्तीय दबाव में डाला जाता है, जैसे कि कई परिवारों को अपना कीमती सामान और संपत्ति बेचनी पड़ी है और वे इस उपचार के खर्च को कवर करने के लिए कर्ज में डूबे हुए हैं। फ्रेंड्स, यश चैरिटेबल फाउंडेशन की नोट में माता पिता से अपील की गई है कि वे स्टेम सेल अनुसंधान के लिए अपने बच्चों को ऑटिज्म से पीड़ित होने की पेशकश करने के बारे में पूर्ण सूचना ले ले। इसके बाद ही एक सूचित निर्णय ले, जिसे अनैतिक रूप से चिकित्सा उपचार या इलाज के रूप में विपणन किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इस नोट में ये भी कहा गया है कि हम सरकारी निकायों से ICMR दिशा निर्देशों को अक्षरशः लागू करने के लिए आग्रह करते हैं, जिसमें चिकित्सा केंद्रों, क्लिनिकों द्वारा इस तरह के किसी भी शोध के लिए ऑटिस्टिक व्यक्ति के परिवार से पैसे वसूलने की मनाही शामिल है। यश चैरिटेबल ट्रस्ट ने आने वाले समय में ऑटिस्टिक व्यक्तियों के परिवारों को मामले की वास्तविकता, तथ्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और आधिकारिक अधिकारियों के साथ मामले को उठाने के लिए योजना बनाई है। दोस्तों, दरअसल स्टेम सेल थेरेपी में किसी व्यक्ति से कुछ एक खास कोशिकाओं को बाहर निकाला जाता है। स्टेम कोशिकाओं को प्रयोगशाला में अलग करना और इन स्टेम कोशिकाओं को व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित करना इस थेरेपी का एक मुख्य अंग है। ये थेरेपी वैज्ञानिकों और चिकित्सा बिरादरी द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार की जा चुकी है, लेकिन अभी भी ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल अनुसंधान एक प्रारंभिक चरण में है और इसे चिकित्सा या उपचार के रूप में अनुमति नहीं मिली है। ऑटिस्टिक व्यक्तियों में स्टेम सेल के कुछ नैदानिक परीक्षण किए गए हैं। वैज्ञानिकों और चिकित्सा पेशेवरों ने परीक्षणों के वैज्ञानिक आधार, दोषपूर्ण डिजाइन, परिणामों को मापने की विधि और उनकी व्याख्या पर सवाल उठाया है और इस प्रकार चिकित्सा के अधिवक्ताओं द्वारा प्रकाशित शोध में किए गए सफलता के दावों पर सवाल उठाया गया है। ICMR दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अब तक रिपोर्ट किए गए अध्ययनों की समीक्षा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के विकार के लिए व्यवहार और सहायक उपचारों के ऊपर स्टेम सेल थेरेपी के उपयोग का समर्थन ICMR नहीं करती है। उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणों की समीक्षा के आधार पर ऑटिज्म के रोगियों के लिए स्टेम सेल थेरेपी को एक मानक या नियमित चिकित्सा के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए। ICMR दिशा निर्देशों ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च यानी ISSCR द्वारा अनुमोदित नैदानिक परीक्षणों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, ADHD और अन्य ऐसी विकासात्मक स्थितियों के साथ साथ बौद्धिक अक्षमता वाले कई नैदानिक परीक्षण शामिल नहीं हैं। उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यश चैरिटेबल ट्रस्ट के नोट में कहा गया है कि हम ऑटिज्म या अन्य विकासात्मक या बौद्धिक स्थितियों वाले व्यक्तियों के सभी माता पिता से अपील करते हैं कि स्टेम सेल को ऑटिज्म का इलाज न समझा जाए और इसीलिए आक्रामक और प्रेरक विपणन से दूर रहा जाए। स्टेम सेल से जुड़े किसी भी शोध के लिए अपने ऑटिस्टिक बच्चों को पेश करने का निर्णय लेने से पहले एक सूचित विकल्प बनाएं, पूरी तरह से जानते हुए कि ये एक शोध है और बच्चे के लिए उपचार या इलाज नहीं है। यश चैरिटेबल ट्रस्ट की नोट में कहा गया है कि हम आशा करते हैं कि सरकारी निकाय ICMR निर्देशों को अक्षरशः लागू करने के लिए कार्य करेंगे, जिसमें बेईमान चिकित्सा केंद्रों द्वारा ऑटिस्टिक बच्चों के परिवार से
इस तरह के किसी भी शोध के लिए पैसे चार्ज करने की मनाही शामिल है। फ्रेंड्स, इस मामले में क्लिनिक, मीडिया और अन्य पूछताछ के लिए कृपया आप संपर्क करें पारुल कुमथा 9819036163 या आनंद कुमथा को 9930275026 पर, या आप ईमेल कर सकते हैं ask@yeshcharitabletrust.org पर। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। मैं दीपेंद्र मनोचा, प्रेसिडेंट नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली, प्रेसिडेंट डेजी फोरम ऑफ इंडिया, फाउंडर ट्रस्टी सक्षम, आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियो उड़ान पे, और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं, आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। लोकोमोटर विकलांगता वाले लोगों के लिए एमएनसी में नौकरी पाने का मौका। रेडियो उड़ान के मित्रगण कृपया ध्यान दें, विकलांग व्यक्तियों के लिए, केवल लोकोमोटर विकलांगता वाले लोगों के लिए एमएनसी में नौकरी पाने का मौका है। नौकरी का स्थान ठाणे, मुंबई। नौकरी में ग्राहक संचालन या ग्राहक संपर्क माने कस्टमर ऑपरेशन, कस्टमर इंटरैक्शन शामिल है। एसएपी में बिक्री के आदेश माने के सेल्स ऑर्डर्स पंचिंग करना भी इसमें शामिल होगा। इस जॉब के लिए अच्छा ईमेल शिष्टाचार और अच्छा ईमेल लेखन कौशल माने गुड ईमेल एटिकेट्स एंड गुड ईमेल राइटिंग स्किल्स होना जरूरी है। आवेदक को अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। इस पोस्ट के लिए आवेदक को 2 साल से 10 साल तक का अनुभव होने पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस जॉब के लिए सीटीसी 3 लाख से 12 लाख के बीच तय किया गया है। इसमें परिवहन प्रदान किया जाएगा। कृपया अपना बायोडेटा एडवेंचर्स बियॉन्ड बैरियर्स फाउंडेशन को भेजें। इसके लिए आखिरी डेट है 11 दिसंबर 2021। ईमेल आईडी है divyanshu@abbf.in। ईमेल आईडी फिर से नोट कर लीजिए, divyanshu@abbf.in। 100 साल पूरे होने पर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में व्हीलचेयर से चलने के लिए किया गया मार्ग प्रशस्त। कोलकाता में दिसंबर 1921 में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल वीएमएच को जनता के लिए खोले जाने के ठीक 100 साल बाद संग्रहालय और इसका उद्यान विकलांग लोगों का स्वागत कर रहे हैं। वीएमएच अधिकारियों ने व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए एक बाधा मुक्त मार्ग बनाया है। पहले संगमरमर की इमारत की दक्षिण में रैंप तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। दक्षिण और पूर्वी फाटकों के कंकड़ पत्थर वाले रास्ते के बगल में संकरे रास्ते को इतना चौड़ा किया गया है कि व्हीलचेयर को लैंप पोस्ट जैसी बाधाओं को पार किए बिना आराम से चलने की अनुमति मिल सके। दक्षिणी प्रवेश द्वार के पास ड्राइव वे का एक हिस्सा भी पक्का कर दिया गया है ताकि चलने वाली छड़ी, वॉकर और व्हीलचेयर जैसे गतिशीलता सहायता का उपयोग करने वाले लोग आसानी से प्रदर्शनी हॉल तक पहुंच सके। वीएमएच क्यूरेटर जयंत सेन गुप्ता ने कहा कि विक्टोरिया मेमोरियल एक शताब्दी के लिए शहर का एक प्रतीक, एक सुंदर प्रदर्शनी स्थान है जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। दुर्भाग्य से दक्षिण में रैंप और 6 उपलब्ध व्हीलचेयर के बावजूद उनमें से बहुत कम ही उपयोग में लाए जाते हैं।
हमने महसूस किया कि ये कंकड़ वाला रास्ता था जो समस्या थी। यहाँ तक कि बुजुर्ग नागरिकों को भी ये चुनौतीपूर्ण लगता है। इसीलिए हमने इस परियोजना को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए एक नया रास्ता निकाला है। फ्रेंड्स, 2019-20 में लगभग 38 लाख लोगों ने विक्टोरिया संग्रहालय और उद्यानों का दौरा किया, जिनमें से केवल 50 से 60 विकलांग व्यक्ति थे। 18 अगस्त के बाद से जब विक्टोरिया दूसरी लहर के बाद फिर से खुला है, इसने लगभग 4.5 लाख आगंतुकों को आकर्षित किया, जिनमें से केवल 10-12 विकलांग व्यक्ति थे। क्यूरेटर का भरोसा है कि ये आंकड़े जल्द ही बदल जाएंगे। हालांकि परियोजना की लागत केवल 2.8 लाख रुपए थी। विकलांगता कार्यकर्ता जीजा घोष ने कहा कि इसका प्रभाव करोड़ों रुपए की कई अन्य परियोजनाओं की तुलना में अधिक होगा। जीजा घोष ने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि वीएमएच के अधिकारियों ने विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकता को पहचाना और इसे संबोधित किया। घोष उन कई विकलांग व्यक्तियों में शामिल है जिन्हें शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर वीएमएच में आमंत्रित किया गया था। सेन गुप्ता ने कहा, ये परियोजना वीएमएच के पूर्व सचिव और क्यूरेटर प्रोफेसर हिरेंद्र नाथ चक्रवर्ती की स्मृति को समर्पित है, जिनका इस वर्ष निधन हो गया, और ये उनके बेटे सर सुमा चक्रवर्ती और यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक EBRD के उदार अनुदान से संभव हुआ है। वीएमएच वर्तमान में विशिष्ट विकलांगता पहचान UDID कार्ड वाले सभी व्यक्तियों को मुफ्त प्रवेश की अनुमति देता है। इसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा की व्याख्यान श्रृंखला भी शामिल है। अगली प्रदर्शनी लगने पर ब्रेल लिपि को पेश करने की योजना बनाई जा रही है। ये प्रदर्शनों पर ऑडियो पुस्तकें और QR कोड आधारित विवरण पेश करने की भी योजना बना रहे हैं। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की शताब्दी में प्रतिष्ठित संरचना और शहर के लिए इससे बेहतर उपहार तो कोई हो ही नहीं सकता। अन्य अक्सर देखे जाने वाले ऐतिहासिक संस्थानों के लिए इसका अनुकरण करने का समय आ गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने दृष्टिबाधित लोगों को निर्णय प्रतियां प्रदान करने के लिए कोर्ट में ही स्थापित किया है ब्रेल प्रिंटर। दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय ने दृष्टिबाधित वकीलों और वादियों को निर्णय और आदेश की प्रतियां प्रदान करने के लिए चेन्नई में अपनी प्रमुख सीट पर एक ब्रेल प्रिंटर स्थापित किया है। फर्स्ट डिवीजन बेंच ने बोलने और सुनने में कठिनाई वाले लोगों के साथ साथ बातचीत करने में कुशल दुभाषियों को नियुक्त करने पर भी जोर दिया था। प्रधान न्यायाधीश संजीव बैनर्जी के निर्देश पर अधिसूचना जारी करते हुए महापंजीयक P धनपाल ने कहा कि सोमवार से प्रिंटर का उपयोग किया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि ये सुविधा न्याय तक पहुंच की सुविधा और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुपालन के लिए बनाई गई थी। अधिवक्ता एल मुरुगनाथम द्वारा दायर एक मामले पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए अदालत ने अप्रैल 2017 में अपने परिसर को और अधिक विकलांगों के अनुकूल बनाने पर जोर दिया था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी, जो अब सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश है, और न्यायमूर्ति M सुंदर की खंडपीठ केवल रैंप प्रदान करने से परे जाना चाहती थी। फ्रेंड्स, दरअसल न्यायाधीश चाहते थे कि अदालतों को ब्रेल प्रिंटर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि दृष्टिबाधित लोगों को सभी आवश्यक दस्तावेज पाठनीय प्रारूप में उपलब्ध कराए जा सके। पीठ न बोलने और सुनने में कठिनाई वाले लोगों के साथ बातचीत करने में कुशल दुभाषियों को नियुक्त करने पर भी जोर दे रही थी। दोस्तों, वाकई मद्रास हाईकोर्ट का ये कदम समावेशिता, विकलांगों के लिए रोजगार तथा ब्रेल लिपि के विकास के लिए मददगार साबित होगा। ये कदम सचमुच सराहनीय है और ये निश्चित ही भारत में किए जा रहे विकलांग जनों के विकास के प्रयासों को वृद्धि दिलाएगा। फ्रेंड्स, अब हम सुनेंगे हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक स्वास्थ्य आर्टिकल के बारे में। इस आर्टिकल में चर्चा की गई है कि कैसे लंबे समय तक उपचार न मिलने पर मेंटल इलनेस की वजह से कोई भी गंभीर रूप से शारीरिक बीमारियों का शिकार हो सकता है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं, जब किसी भी इंसान को किसी गंभीर बीमारी का पता चलता है तो उसे एंजाइटी या बेचैनी
तथा डिप्रेशन माने अवसाद की भावनाएं महसूस होती है। इसी तरह अनुचित बेचैनी या अवसाद और तनाव माने स्ट्रेस किसी भी गंभीर शारीरिक बीमारी को अंजाम दे सकता है। पैंडेमिक जैसी चीजें लंबे समय तक नियमित रूप से बनने वाला स्ट्रेस पैदा कर सकती है। माइंड और बॉडी के बीच कोई वन वे नहीं है, ये तो एक दो तरफा रास्ता है। कई बार दिमाग में चल रही चीजें शरीर पर साफ साफ असर डालती है। ऐसे में अगर हम किसी मानसिक कंडीशन को नजरअंदाज कर दे तो इसके गंभीर शारीरिक लक्षण प्रकट हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स पर हुए एक अध्ययन से पता चला है कि जिन औरतों ने रोग के मानसिक तनाव से जूझना सीख लिया वे लंबे समय तक जी सकी, लेकिन जो औरतें इस स्ट्रेस को बर्दाश्त ना कर पाई उनके कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़े तथा उनकी उम्र घट गई। वैज्ञानिक साफ साफ रूप से बताते हैं कि मानवीय शरीर के लिए मानसिक और शारीरिक अवसाद माने मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस एक समान होता है। बॉडी दोनों पर ही अपनी प्रतिक्रिया देती है। इन चीजों के बावजूद कई बार पेशेंट्स और डॉक्टर्स लंबे समय से चल रही मानसिक स्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं। आज समाज के कई लोग आसानी से डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। ये बातें तो जैसे बहुत ही आम हो गई है, लेकिन क्या अवसाद और बेचैनी के आम होने से इस समस्या का हल निकल सकता है? बल्कि डिजिटल युग में इससे प्रॉब्लम्स अधिक हो सकते हैं। तो फिर इनसे निपटा कैसे जाए? फ्रेंड्स, आसान सी बात है। अगर आप या आपके परिवारजनों में से कोई भी किसी मानसिक बीमारी का लक्षण दिखाते हैं तो तुरंत चिकित्सीय परामर्श ले। उपचार के बगैर हालात बिगड़ सकते हैं, वहीं सही उपचार समय रहते हमें बचा सकते हैं। ऐसे मामलों में मुश्किल से गुजर रहे पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल और सोशल या बिहेवियरल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। इनमें दवाइयाँ, बिहेवियरल थेरेपी तथा टॉक थेरेपी भी मददगार साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इस आर्टिकल से एक बात तो साफ है, हम लोग बड़ी आसानी से डिप्रेशन या एंजाइटी इन सब के बारे में बातें कर लेते हैं, लेकिन हमें ज्यादा कर इसके इलाज के बारे में बातें करनी चाहिए। केवल प्रॉब्लम्स डिस्कस करना, बार बार डिप्रेशन की बातें करना, ये सब किस काम का है? हम जानते हैं कि बार बार इन विषयों पर बात करने से कंडीशन केवल बिगड़ सकती है, तो हम क्यों ना हर बार इसके इलाज का भी जिक्र करें? डिप्रेशन और एंजाइटी से जुड़े सारे डिस्कशंस को क्यों ना एक सही मोड़ दे। क्या पता कभी इलाज पर की गई कोई चर्चा किसी को सही राह दिखा दे या उसे उभरने की उम्मीद ही जगा दे। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECGC में रिक्ति की घोषणा। दोस्तों, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECGC में प्रोबेशनरी ऑफिसर माने प्रमाणीकरण अधिकारी के पद के लिए रिक्ति की घोषणा की गई है। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से स्नातक या स्नातक की डिग्री या समकक्ष प्रमाणन होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि के रूप में उम्मीदवारों की आयु 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एक उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में ही अर्हता प्राप्त करनी चाहिए और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाने के लिए योग्यता में पर्याप्त रूप से उच्च होना चाहिए। उम्मीदवारों के लिए आवेदन जमा करने की फीस जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 700 रुपए, उम्मीदवारों के लिए फॉर्म जमा करने की फीस SC, ST, PWD कैटेगरी के लिए 125 रुपए। दोस्तों, नोट करें, आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल होगा। उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकेंगे। आवेदन पत्र जमा करने की तिथि जनवरी 2022 में होगी। हालांकि अभी तक इसके लिए एग्जैक्ट डेट्स जारी नहीं किए गए हैं। ECGC PO भर्ती 2022 के लिए आवेदन करने के लिए ECGC की वेबसाइट पर जाएं और करियर विद ECGC लिंक खोलने के लिए होम पेज पर क्लिक करें। वर्तमान उद्घाटन विकल्प का चुनाव करें और फिर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिए गए बटन पर क्लिक करें। नए पंजीकरण के लिए विकल्प चुनें
और एक वैध ईमेल आईडी और फोन नंबर का उपयोग करके अपना पंजीकरण करें। आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र को पूरा करें और फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करें। भुगतान के लिए आगे बढ़ें और फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। आवेदकों से निवेदन है कि भविष्य के लिए इस फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास निकाल कर रख लें। हौसलों से हारी मुश्किलें, वसीम और फैजान का जज्बा देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान। दोस्तों, मंजिल उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन पंक्तियों को सही मायनों में साकार कर रहे हैं दिव्यांग बच्चे सलीम और फैजान। हाथ ना होने की वजह से सलीम पैर से लिखता है और फैजान हाथ लकवाग्रस्त होने की वजह से मुंह से लिखता है। सलीम ने 50 मीटर दौड़ प्रतियोगिता जीतने के साथ ही लोगों का दिल भी जीत लिया। उसके हौसले को देखकर तमाम लोग दंग रह जाते हैं। दोस्तों, मुरादाबाद के महात्मा गांधी स्टेडियम में परिषदीय विद्यालयों के विकलांग बच्चों की जिला स्तरीय बाल शैक्षिक एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता कराई गई थी। इस प्रतियोगिता में तमाम दिव्यांग बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन कई बच्चों ने प्रतियोगिता जीतने के साथ साथ लोगों का दिल भी जीत लिया। कंपोजिट विद्यालय घाटमपुर के कक्षा 2 के छात्र वसीम ने प्राथमिक स्तर की 50 मीटर दौड़ प्रतियोगिता जीत ली। उसके दोनों हाथ नहीं हैं, इस कारण वो पैर से लिखता है। उसने प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए जिला प्रोबेशन अधिकारी लव कुश भार्गव और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना सिंह के सामने अपने पैर से कॉपी पर अपना नाम लिख कर दिया। दोनों अधिकारियों ने वसीम के जज्बे को सलाम किया। वसीम के दोनों हाथ बिजली के करंट से झुलसने के बाद काट दिए गए थे। एक अन्य प्राथमिक विद्यालय के फैजान के हाथ बचपन से ही लकवाग्रस्त है, इसके कारण वो मुंह से लिखता है। उसने भी अफसरों के सामने अपने मुंह से लिख कर दिखाया। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने दिव्यांग बच्चों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इन बच्चों के अंदर काफी प्रतिभाएं हैं। इन प्रतिभाओं को निखारने की आवश्यकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये बच्चे एक दिन जनपद का नाम रोशन करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षक इन बच्चों को सफल बनाने के लिए विशेष शिक्षा ले रहे हैं। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आवर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बदलता दौर, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दौर जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दौर डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉगिन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन।
या दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन कम्युनिटी कलर के सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत करता हूं। कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज़ है तो आप danish.mahajan88@gmail.com पर शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसे अपने शो में शामिल करें। आपकी जो न्यूज़ है वो ऑथेंटिक सोर्स के साथ होनी चाहिए। आपने खबरों में कई सालों से एक चीज देखी होगी कि जो फिजिकली चैलेंज्ड डिसेबल्ड है, एयरपोर्ट पे उनको हरास किया जाता है। जो वो प्रोस्थेटिक पहनते हैं या कैलिपर पहनते हैं उसे रिमूव करने को कहा जाता है सिक्योरिटी चेक के लिए। कई बार उनको अपनी शर्ट्स उतारने पड़ती हैं, कई बार ट्राउजर उतारने पड़ते हैं, जो कि कतई डिग्निटी नहीं है। हर बार जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की डिग्निटी है उसके साथ खेला जाता है। इसका विरोध बहुत बार हुआ है, चाहे एक्टर सुधा चंद्रन हो या एक्टिविस्ट डॉक्टर सतिंदर सिंह हो, अरमान अली साहब हो। बड़े बड़े एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, कलाकारों ने इसका विरोध किया है क्योंकि इतने लोगों के बीच में ये वाकई बहुत ह्यूमिलेट करने वाला इंसिडेंट होता है। कलकत्ता की जो एक्टिविस्ट है जीजा घोष, बड़ा नाम है इस फील्ड में, जिन्होंने 2016 में भी एक एयरलाइन को कोर्ट में ले गए थे। मैटर था एक्सेसिबिलिटी एंड रीजनेबल अकोमोडेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। वहां वो जीती थी और एयरलाइन को 10 लाख का जुर्माना कंपनसेशन पे करना पड़ा था जीजा घोष जी को। एक बार फिर से इस मैटर को उन्होंने टेकअप किया और 3-4 दिसंबर को एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उन्होंने कहा कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए और किसी भी फिजिकली चैलेंज डिसेबल्ड को जो प्रोस्थेटिक या कैलिपर पहनते हैं उनको रिमूव नहीं करवा सकते ही, और डिग्निटी के बिना, मैनुअल भी उनके कंसेंट के बिना उन्हें नहीं कह सकते हटाने के लिए। जबकि DGCA जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन है, उन्होंने उनकी जो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि पूरी बॉडी का स्कैन होना चाहिए सिक्योरिटी के लिहाज से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप किसी भी डिसेबल्ड की डिग्निटी के साथ नहीं खेल सकते हो, तो आप दूसरे पैरामीटर्स देखिए सिक्योरिटी के, तो ये बर्दाश्त नहीं है। जो कैरेज ऑफ एयर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है उसको भी रिवाइज किया गया जब जीजा घोष जी का जो 2016 में मैटर गया था, जिसमें था कि आप स्टाफ को कैसे सेंसिटाइज करना, उन्हें क्या ट्रेनिंग देनी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, तो इसके बारे में डिटेल्ड बताया गया। तो इस गाइडलाइन को बाद में रिवाइज किया गया। हालांकि अभी भी गाइडलाइंस में बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है और कोर्ट ने पिटिशनर को कहा भी था कि 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करें कि इसमें जो गाइडलाइंस है क्या खामियां हैं, कैसे इसे दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल हमें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने ये जो लैंडमार्क जजमेंट दी है जो हमारे अधिकारों को अपहोल्ड करता है। डिग्निटी हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में इसको लिया है, इस पे जजमेंट आई है। जीजा घोष जी का भी धन्यवाद जो इस मैटर को कोर्ट में लेके गई। इससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे जो फिजिकली चैलेंज्ड हमारे फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, जो प्रोस्थेटिक या कैलिपर यूज करते हैं, उनको हरासमेंट फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी जीत है, हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। लोकोमोटर विकलांगता वाले लोगों के लिए MNC में नौकरी पाने का मौका। 100 साल पूरे होने पर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में व्हील चेयर से चलने के लिए किया गया मार्ग प्रशस्त। मद्रास हाईकोर्ट ने दृष्टिबाधित लोगों को निर्णय प्रतियां प्रदान करने के लिए कोर्ट में ही स्थापित किया है ब्रेल प्रिंटर। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECGC में रिक्ति की घोषणा। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत के पहले प्रो साइकिल मैकेनिक प्रमाणित कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा। सभी बाधाओं को पार करने के बाद हो रही है भारत के पहले एकीकृत स्पाइनल पुनर्वास केंद्र की शुरुआत।
सामाजिक कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों ने की ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के माता पिता से स्टेम सेल थेरेपी का भरोसा न करने की अपील। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।